नमस्कार साथियों, हम लोग बीपीएससी टीआरई पेपर का जो है एनालिसिस कर रहे हैं और उसी सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे 9 दिसंबर 2023 को जो 6 to 8 का पेपर हुआ था उसमें पॉलिटिकल साइंस पेपर का हम लोग एनालिसिस करेंगे और देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे और कैसे उसको अटेम्प्ट करना था। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों होगा उपयुक्त में से कोई नहीं? क्योंकि राष्ट्रभाषा का दर्जा किसी भी जो है भाषा को नहीं दिया गया है। हिंदी को देवनागरी लिपि को जो है राजभाषा का दर्जा जरूर दिया गया है, राजभाषा का, राष्ट्रभाषा का किसी को नहीं दिया गया है। और ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 351 में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय कैबिनेट में पहली महिला कौन थी। तो भारतीय कैबिनेट में पहली महिला कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। और कौन सा मंत्रालय इनके पास था? तो स्वास्थ्य मंत्रालय। ठीक है, राजकुमारी अमृत कौर। और सरोजनी नायडू के बारे में हम लोग देख लें तो सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। प्रथम महिला अध्यक्ष तो जो है एनी बेसेंट हो जाएंगी, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन होगा? वो सरोजनी नायडू हो जाएंगी। इंदिरा गांधी के बारे में आप लोगों को पता है कि भारत की प्रथम भारतीय महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। और फिर स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन था? सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। सुभाष चंद्र बोस जो है किस चीज़ का गठन किए थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस। और चित्तरंजन दास तो ये जो है स्वराज पार्टी का गठन करेंगे। ठीक है, ये 1923 में। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो है ये दोनों लोगों ने मिलकर किया था स्वराज पार्टी का गठन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए चौथा क्वेश्चन है कि राष्ट्र निर्माण के आधारभूत दृष्टिकोण में क्या सम्मिलित नहीं है। तो नीति निर्माण में क्षेत्रीय मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना बिल्कुल सम्मिलित है। विभिन्न संस्कृतियों की विशिष्टताओं को छोड़े बिना संयुक्त सामाजिक जीवन, यानी कि विभिन्न जितने भी संस्कृतियाँ हैं उनकी विशेषताओं को छोड़ना नहीं है, बल्कि उनके साथ रहते हुए हमको अपना सामाजिक जीवन बिताना है। क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी माना जाएगा। तो क्या ऐसा है? नहीं, क्योंकि क्षेत्रीय आकांक्षाएं तो रहनी ही चाहिए, क्योंकि क्षेत्र से ही जो है एक राज्य बनता है, राज्य से फिर एक राष्ट्र बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन सी वाला ऑप्शन आप लोगों का गलत है। ठीक है। फिर संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया। ठीक है, तो अंगीकार कब किया है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। और लागू किस दिन हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये हो गया आपका। संविधान सभा के बारे में जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। उसमें सदस्य कौन कौन थे उन लोगों का नाम आप लोग, अभी क्वेश्चन इसमें मिलेगा, क्योंकि संविधान जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और संविधान सभा भी इम्पॉर्टेंट है कि प्रथम बैठक कब हुई थी, द्वितीय बैठक कब हुई थी, प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन किया था, द्वितीय बैठक की अध्यक्षता कौन किया था। तो ये सब नोट कर लीजिएगा। प्रथम बैठक की अध्यक्षता 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और कौन इसका अध्यक्षता किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा। और दूसरा जो बैठक हुआ था वो हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। और उसका कौन सा जो है कौन अध्यक्ष थे? तो उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, जो कि बाद में प्रस्तावना के नाम से हुआ। और उसको कौन लाया था? तो जवाहरलाल नेहरू लाए थे। ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949। ठीक है, फिर जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, इनमें से कौन संविधान सभा में उपाध्यक्ष थे। तो देखिए संविधान सभा में कौन उपाध्यक्ष था? SC मुखर्जी। ठीक है, SC मुखर्जी संविधान सभा में उपाध्यक्ष थे। और KM मुंशी, तो KM मुंशी सदस्य थे, नोट कर लीजिएगा। चित्तरंजन दास कौन थे? तो चित्तरंजन दास के बारे में बताए हैं कि अभी स्वराज पार्टी का गठन किए थे। ठीक है, फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि कौन सा जो है
यहाँ पर लिया गया है कौन सी विशेषताएं किस देश से ली गई हैं, ठीक है। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया है। जैसे जो संसदीय व्यवस्था है वो कहाँ से लिया गया है, वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। कनाडा का संविधान कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, तो आप देखेंगे कि केंद्र राज्य संबंध वाला पार्ट है वो कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका संबंध राज्य चुनाव आयोग से है। तो राज्य चुनाव आयोग का संबंध किससे हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम से। क्यों, क्योंकि जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम से ही पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी। और राज्य चुनाव आयोग क्या करता है, पंचायतों का चुनाव और नगर निकायों के चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है। और इसको नोट कर लीजिएगा कि 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन राज्य चुनाव आयोग से ही संबंधित है, ठीक है। तो 8वां का आप लोगों का क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा 8वां का। फिर 9वां क्वेश्चन, भारत में चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, बहुदलीय व्यवस्था, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, मतलब कि सभी जितने भी अडल्ट हैं, वयस्क हैं, उनको 18 साल के ऊपर उनको मताधिकार दिया गया है। ना तो उनमें कोई अंतर किया गया है कि जेंडर के आधार पर कोई अंतर है, ना तो जात के आधार पर, ना तो धर्म के आधार पर। यानी 18 के ऊपर जितने भी लोग हैं उनको हम लोगों में क्या दिया गया है, वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार बोलते हैं। बहुदलीय व्यवस्था, कई सारे दल हैं, एक दल नहीं है, कई सारे, जैसे इस समय देखते होंगे कई सारे राजनीतिक दल हैं, तो बहुदलीय व्यवस्था हो जाएगा। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग भी जो है स्वतंत्र है। और इसका निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा 324, आर्टिकल 324, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य कथन की पहचान कीजिए, ठीक है। तो लोकसभा का प्रथम आम चुनाव वर्ष 1951 में हुआ, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में चुनाव के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र के सभी प्रत्याशियों के नाम वाले मतपत्रों का उपयोग हो रहा है। 1990 के दशक के अंत से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के द्वारा मतपत्रों से मतदान की व्यवस्था के विस्थापन की शुरुआत हुई। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका मतलब कि जो है कोई भी जो है इसमें गलत नहीं है। इस क्वेश्चन में कोई भी गलत नहीं है। आप लोग ध्यान से देखिए क्या लिखा है, असत्य कथन की पहचान कीजिए। अब देखिए ई वाला ऑप्शन आप लोग देखिए कैसे मैनेज करना है। ई का ऑप्शन कहाँ पर लगेगा, इसको ध्यान से देखना है। जैसे 9 वाले क्वेश्चन में आप लोग डी वाला देखे थे कि डी आपको कहाँ लगाना है। अब डी आपको ध्यान रखना है कि जब सारी बातें हो जाएंगी सही तो डी लगा देना है, ठीक है। और ई कहाँ पर लगाना है, अब जब कोई भी सत्य बोला है, असत्य कथन की पहचान कीजिए, तो क्या इसमें कोई असत्य है, नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध परमादेश से है, ठीक है। न्यायालय यह देखता है कि कोई पदाधिकारी अपना विधिक कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है और किसी व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है, ठीक है। यदि न्यायालय को यह पता लगता है कि कोई व्यक्ति किसी पद विशेष को धारण करने का अधिकारी ना होते हुए भी उस पद का धारण किए हुए, तो न्यायालय उस व्यक्ति को पदधारक होने से रोक सकता है। न्यायालय यह आदेश देता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने उपस्थित किया जाए, ठीक है। तो 5 होते हैं, एक बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, ठीक है, दूसरा परमादेश होता है या मैंडमस, और तीसरा प्रतिषेध होता है, उत्प्रेषण होता है, और 5वां जो है आपका क्या होता है, को वारंटो यानी अधिकार प्रेक्षा। तो इसमें जो आंसर आप लोगों का सही है वो क्या है, पहला वाला सही है, ठीक है। परमादेश का अर्थ मतलब क्या होता है कि न्यायालय देखता है कि कोई पदाधिकारी अपना विधिक कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है और किसी व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है, तो उससे जो है रोकने का काम करता है न्यायालय, ठीक है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, जब जो है न्यायालय आदेश देता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने उपस्थित किया जाए, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 एक संबंधित है, अभी हम आप लोगों से बताए हैं, किससे है, निर्वाचन आयोग से, ठीक है। 12 का बी हो जाएगा निर्वाचन आयोग से। न्यायपालिका का किससे है, तो आप लोग देखिएगा इसको, न्यायपालिका जो है किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक का है। संघ सूची के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं।
पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियाँ की आवश्यकता है, इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। ठीक है, संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। अब देखिए इसमें पूछा है असत्य क्या है, ठीक है, असत्य है, तो क्या कोई इसमें असत्य लग रहा है? सारे तो सत्य हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। और मान लीजिए अगर जो यहाँ पर रहता कि कौन सा कथन सत्य है, तब आपको क्या लगाना होता, तब आपको डी लगाना होता। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि कौन सा असत्य है, इसलिए आप लोग क्या लगाएंगे, ई ऑप्शन लगाएंगे। देखिए डी और ई, आप लोग क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, जब भी क्वेश्चन पढ़िए, भले ही टाइम लग जाए, लेकिन आप लोग क्वेश्चन बहुत आराम से पढ़िएगा कि कौन सा कथन असत्य है और कौन सा कथन सत्य है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, उसके आधार पर उत्तर दीजिएगा, क्योंकि डी और ई में ऐसे ही फंसाएगा और फिर आप वहाँ करके आएंगे, फिर बाद में आपको लगेगा कि आप तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, बल्कि आपको क्वेश्चन तो आ रहा था। आते हुए जो क्वेश्चन गलत होते हैं वो ऐसे ही गलत होते हैं। ठीक है, तो देखिए किस राज्य ने भारत में पहली गैर कांग्रेसी राज्य सरकार को चुना? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, केरल। ठीक है, भारत में पहली गैर कांग्रेसी राज्य सरकार को चुना 1958 में के आसपास जो है चुना था, केरल में पहली बार। ठीक है, कांग्रेस नहीं थी, कोई दूसरी पार्टी उठकर आई थी। फिर 15वां वाला क्वेश्चन देख लीजिए, आधारभूत संरचना सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह एक भारतीय, अब देखिए यहाँ पर पूछा है, सत्य पूछा है, यह एक भारतीय न्यायिक सिद्धांत है। ठीक है, फिर क्या पूछा है कि यह सिद्धांत केशवानंद भारती केस में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित है। ठीक है, फिर क्या है क्वेश्चन कि यह सिद्धांत केवल संवैधानिक संशोधनों पर लागू होता है। तो केशवानंद भारती केस ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1973 में। ठीक है, इसी में आधारभूत संरचना का सिद्धांत दिया गया था, इसी फैसले में। और तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों का? डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए ऊपर कर दीजिए इसको, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सारे के सारे स्टेटमेंट आपके सही हैं। अब इसमें सत्य पूछा था, अब देखिए दोस्तों इसमें जो है सत्य पूछा था, तो आपको सत्य इसमें पता करना था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। भारत के नियोजित विकास मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा गलत कथन को पहचानिए। नियोजित विकास मॉडल का मतलब योजना आयोग जो यहाँ पर बन रही थी हर 5 साल के लिए कि कौन सी योजनाएं होनी चाहिए, उसके लिए जो है इसमें बताया गया है। देखिए यह मॉडल विकास के यूएसएसआर मॉडल से प्रेरित था। ठीक है, तो ये बात तो जो है एकदम सही है। फिर दूसरा क्या है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारूप दस्तावेज को 1951 में जारी किया गया था, ये भी सही है। पीसी महालनोबिस जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार थे, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। यानी कि ये ऑप्शन आपका, ये जो है जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ऑप्शन आपका सही है लेकिन स्टेटमेंट जो है आपका ये गलत है। और इसमें क्या पूछा था कि कौन सा कथन गलत है, तो ये कथन जो है आपका गलत है। क्यों? क्योंकि जो है हेराल्ड मॉडल जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार थे, और जो पीसी महालनोबिस हैं वो जो है किसके थे, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, नोट कर लीजिए वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। संविधान के अनुसार संघीय विधायी निकाय को कहा जाता है। ठीक है, तो संविधान के अनुसार संघीय निकाय विधायी को क्या कहा जाता है, तो संसद होता है। ठीक है, संसद में कौन कौन शामिल होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा कि केवल लोकसभा और राज्यसभा नहीं होता है, राष्ट्रपति भी इसमें शामिल होता है। अंतिम मोहर किसकी लगती है, राष्ट्रपति की। कोई भी विधेयक अगर बनता है तो वो, कोई भी विधेयक आता है तो वो जब राष्ट्रपति उस पर मोहर लगाते हैं तभी जो है वो अधिनियम बनता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। विधेयक और अधिनियम के बीच का भी फर्क याद रखिएगा कि जो संसद में पेश होता है उसे विधेयक बोलते हैं, और जब वो पास हो जाता है राष्ट्रपति के द्वारा तो उसे अधिनियम कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से संसद के अंतर्गत कौन आता है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कल वाला क्वेश्चन एक आया था कि संसद के अंतर्गत कौन आया था, तो उसमें लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा, लोकसभा ऐसे दिया था। अब इसमें कहाँ, अब उसमें एक ही ऑप्शन सही था। ठीक है, लेकिन आज वाले क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं अब इसमें क्या ऑप्शन सही होगा, आप लोग खुद लगाइएगा। देखिए हम बता दे रहे हैं इसका, तो इसमें हो जाएगा राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, तो इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, तीनों इसमें माना जाएगा, इसमें डी ऑप्शन माना जाएगा। यही डी और ई ऑप्शन को कैसे मैनेज करना है यही जो है देखना है, क्योंकि कल वाले क्वेश्चन में आप लोग देखे होंगे कि उसमें एक ऑप्शन केवल सही माना था, और आज में क्या मानना है, क्योंकि सबको अलग अलग देखा रखा है, उसमें दो दो का जोड़ा बना दिया था, बस डिफरेंस केवल इतना था। ठीक है,
तो आज हम लोग इसको क्या मानेंगे, डी मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1990 के पश्चात भारतीय राजनीतिक युग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह आर्थिक सुधारों पर आम सहमति का युग है, यह गठबंधन सरकारों का युग है, ठीक है, यह संघ के बाहर स्वायत्तता के लिए प्रांतीय आकांक्षाओं में वृद्धि का युग है। बिल्कुल सही बात है कि आप देखेंगे कि 1990 के पहले जो है स्थिर सरकार रहती थी, मतलब बहुमत किसी भी पार्टी को मिल जाता था, किसी भी पार्टी को क्या, कांग्रेस को ही मतलब मिलता था केंद्र स्तर पर। और उसके बाद में क्या हुआ, गठबंधन सरकारें बनने लगी, क्योंकि फुल मेजॉरिटी नहीं आ रही थी। तो एक पार्टी दूसरे पार्टी से जब गठबंधन मतलब मिलती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गठबंधन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों का, डी हो जाएगा। 19 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर 20 वाला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देना सरकार के लिए अनिवार्य है? ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा बी में। ये बी में जो है दिया हुआ है, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए किस में दिया है, बी में दिया है। अनुच्छेद 356 आप लोग जानते हैं राष्ट्रपति शासन के लिए है। ठीक है, ये किसके लिए है, राष्ट्रपति शासन के लिए है। और अनुच्छेद 249 क्या है, राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर राज्यसभा जो है कोई कानून बना सकती है। ठीक है, उसके लिए है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के संशोधन में सम्मिलित होता है? ठीक है, अब 21वां वाला क्वेश्चन देखिए, कौन कौन शामिल होता है, राष्ट्रपति और संसद। ठीक है, तो संसद और राष्ट्रपति और न्यायपालिका, तो भारतीय संविधान में जो है तीनों शामिल हो जाते हैं। मतलब संसद में तो राष्ट्रपति निहित है और न्यायपालिका भी जो है जैसा आर्डर देती है, मान लीजिए कोई एक संशोधन हुआ और न्यायपालिका जो है पहुंच जाते हैं लोग, तो फिर न्यायपालिका उस पर अपना आर्डर देती है, इसलिए माना क्या जाता है कि तीनों। अब देखिए इसमें बहुत लोग होंगे तो क्या लगाएंगे कि बी लगाएंगे, लेकिन जो है मेनली क्या होता है, तीनों माना जाता है। अगर जो हम लोग ऐसे देखेंगे तो तीनों माना जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? आप लोग बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हाँ, बिल्कुल एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, फिर समवर्ती सूची का उल्लेख है, तो किस में उल्लेख है, ये 7वीं अनुसूची में। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा किस में उल्लेख है, 7वीं अनुसूची में। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों का उल्लेख है 7वीं अनुसूची में। अब 5वीं अनुसूची में क्या है, जनजातियों से रिलेटेड है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषा से रिलेटेड है। भाषा संबंधी किस में है, 8वीं अनुसूची में है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। फिर 24 है, सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ ये है कि मत देने का अधिकार नियंत्रित नहीं होता है जाति या लिंग से, आस्था से, संपत्ति से। अभी हम आप लोगों को क्या बताएं कि किसी के आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? ठीक है, देखिए किसकी नियुक्ति की जाती है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की जाती है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जाती है। यानी दो ऑप्शन को भी किया जाता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नहीं की जाती है, वो तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। लेकिन दो ऑप्शन भी अगर जो आपका सही है तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। डी और ई में बहुत क्वेश्चन फंसाया था और इस बार भी फंसा सकता है। आप लोग इसके लिए एकदम तैयार रहिए। अब देखिए अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग किससे संबंधित है, तो 315 से, अनुच्छेद 315 से, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया, तो इसको किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। ठीक है, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं एक नंबर के, आप लोग इसको तैयार रखिएगा। मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो 11 कर्तव्य हैं। पहले 10 थे लेकिन इस समय कितने हैं, 11 कर्तव्य हैं। ठीक है, देख लीजिएगा उसको। किस देश ने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है? ठीक है, अब इसमें भी जो है आप लोगों को फंसाएगा। क्यों, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम में भी है, भारत में भी है, कनाडा। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली का मतलब होता है कि जिसकी भी संख्या, मान लीजिए 3 कैंडिडेट हैं अगर मान लीजिए, और एक कैंडिडेट दोनों से ज़्यादा पा जाएगा वोट, तो उसको जो है विजेता घोषित कर दिया जाएगा। तो ये प्रणाली किस में है, तो तीनों में है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, फिर ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? ठीक है, 29 का इसका क्या हो जाएगा,
ए हो जाएगा। आप लोग इसको देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में ज़रूर ये क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में टाड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो आप लोग एनसीईआरटी को भी जो है थोड़ा सा देखते रहिएगा। ऐसे विधेयक जिनमें स्पष्ट रूप से करारोपण या करों की समाप्ति से संबंधित प्रावधान होता है उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? धन विधेयक। ठीक है, और धन विधेयक कहाँ पर पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा में। ठीक है, और फिर जो है राष्ट्रपति की सहमति इसको पहले ही दे दी जाती है धन विधेयक को। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका लोकतंत्र के विचार में विश्वास नहीं है? ठीक है, लोकतंत्र के विचार में विश्वास नहीं है तो किसका नहीं रहेगा? कट्टरपंथी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उदारवादी भी जो है चाहते हैं कि लोकतंत्र रहे और समाजवादी भी चाहते हैं कि लोकतंत्र रहे, लेकिन कट्टरपंथी कभी भी नहीं चाहेंगे कि लोकतंत्र रहेगा। ठीक है, लोकतंत्र के अंतर विरोधों को इंगित करने के लिए किसने द एप्पल कोर्ट नामक नाटक लिखा? ठीक है, तो ये तो फैक्ट है, इस फैक्ट को नोट कर लीजिएगा, हो सकता है दोबारा आ जाए। तो इसका कौन हो जाएगा? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ठीक है, कौन हो जाएंगे? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ठीक है, विलियम शेक्सपियर का भी कुछ देख लीजिएगा अगर कोई डेमोक्रेसी से रिलेटेड होगा तो। द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अब ये सब फैक्ट क्वेश्चन है। प्रताप भानु मेहता, इसको हम लोगों को भी नहीं पता था उस समय, और आप लोग नोट कर लीजिएगा, हो सकता है आ जाए। ऐसे क्वेश्चन जो है नोट कर लेने चाहिए, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आप लोगों को मिल जाए, किसी भी वर्ग में मिल सकता है। ठीक है, भारत के संविधान को किसने बनाया? ठीक है, तो भारत के संविधान को किसने बनाया था? तो इसका जो है आपका हो जाएगा भारत की संविधान सभा। संविधान सभा ने ही जो है भारत के संविधान को बनाया था। ठीक है, ब्रिटिश संसद से भी बहुत सारी चीज़ें आई थी, गवर्नर जनरल की परिषद के बारे में पढ़े ही होंगे तो, लेकिन भारत का संविधान किसने बनाया अगर क्वेश्चन है तो भारत की संविधान सभा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश ने एकदम आरंभ से ही अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया? ठीक है, तो इसका एकमात्र केवल कौन हो जाएगा? भारत। ठीक है, ना तो ब्रिटेन ने पहले लागू किया था और ना तो फ्रांस ने, बहुत बाद में ये लोग आकर लागू किए हैं, लेकिन भारत ऐसा था कि आज़ादी के तुरंत बाद से जो है भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लागू किया था। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से किस देश में एक बहुमतवादी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को का होना माना जाता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए, इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, बहुमतवादी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था का होना माना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सरकार का सबसे निचला स्तर है? यानी कि स्थानीय शासन में तो सबसे नीचे कौन है? पंचायत, यानी कि गांव सबसे छोटी इकाई है, तो गांव का जो है सरकार किससे माना जाता है? पंचायत को माना जाता है। ठीक है, तो पंचायत हो जाएगा। छावनी बोर्ड और नगर निगम, नगर निगम भी स्थानीय उसमें आ जाता है, छावनी बोर्ड भी आ जाता है। ये सब किस में आएंगे? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आएंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा, 73वां और 74वां संशोधन से रिलेटेड हैं नगर निगम और पंचायत। पंचायत जो है 73वां से है और नगर निगम किससे है? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम से है और 243 अनुच्छेद में है। ठीक है, फिर एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में सत्ता संघर्ष का सबसे सुंदर प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? चुनाव। यानी कि लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में अगर जो चुनाव होते रहे हैं, यानी कि लोगों को ये चॉइस मिल रहा है कि वो किससे सरकार बनाना चाहते हैं, तो इससे हम लोग बोलते हैं कि लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था का सबसे अच्छा चीज़ है ये कि चुनाव होते रहें। ठीक है, लोगों को मौका मिलता रहे अपनी पसंद का सरकार चुनने का। ठीक है, तो चुनाव हो जाएगा। इनमें से किसे भारत में लोकतंत्र को गहरा करने का श्रेय दिया जाता है? तो देखिए 39 का क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, लोकतंत्र को गहरा करने का, क्योंकि ये लोकतंत्र के शुरू से हिमायती थे। राजतंत्र के बारे में इन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट शुरू में ही दे दिए थे, 1930 से लेकर जो है स्टार्ट कर दिए थे, और लास्ट तक देखेंगे आप लोग कि जितनी भी प्रोविंस थे उनको किस में मिला लिया? भारत के अंदर मिला लिया। ठीक है, किसी का इंडिविजुअल अपना स्टेट नहीं चलने दिया। तो हम लोग उसको किससे मानते हैं? जवाहरलाल नेहरू को। और इनमें से किस सिद्धांतकार ने लोकतंत्र शब्द को बहुतंत्र शब्द से स्थानापन्न करना चाहा? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? रॉबर्ट डाहल। इसका क्या हो जाएगा? रॉबर्ट डाहल। अब ये फैक्ट है, ये हो सकता है आपको एनसीईआरटी में मिल जाए, देख लीजिएगा एक बार। और
आज का जो है ये हम लोगों का सेशन रहा 40 क्वेश्चन का। अब देखिए हमने डी और ई को भी बताया है कि आप लोग को कैसे मैनेज करना है। मैं ऐसे ही क्वेश्चन के फॉर्मेट में आप लोगों को बताता रहूँगा। और आगे हम लोग देखिए आप लोग पॉलिटी वाले सिर्फ जो है इसी का क्वेश्चन नहीं सॉल्व करिए। देखिए पीआरटी में भी आप लोगों के आएगा और 6 to 8 में भी आएगा, जो हिस्ट्री पॉलिटी होगा या ज्योग्राफी पॉलिटी रखे होंगे तो उनका भी आ सकता है। 9-10 वालों में आएगा और 11-12 वालों का तो आएगा ही। अब आप लोगों को क्या करना है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको लोगों को प्रैक्टिस करना है। और मैं इसी श्रृंखला में लाऊंगा आप लोगों के लिए कि बीपीएससी में जितने पेपर हो चुके हैं और पॉलिटी के क्वेश्चन स्पेशली, ठीक है, उनको मैं कराने वाला हूं। आप लोग लगे रहिए इस चैनल पर, जो है जुड़ जाइए और अधिक से अधिक लोगों को जुड़िए और लाइक कमेंट करके बताइए, अपना फीडबैक दीजिए क्या सुधार हो सकता है। और फिर हम लोग जो है आगे इसमें नया नया चीज़ जोड़ते रहेंगे कि आप लोगों के लिए जो जो चीज़ सही हो। क्योंकि देखिए मैंने तो जो एग्ज़ाम दिया था उसमें मेरा एक हफ्ते में तीनों एग्ज़ाम पड़ा था और मैंने तीनों को मैनेज किया और तीनों में जो है क्वालिफाई किया। वही सोचकर मैं आप लोगों के लिए भी कर रहा हूँ कि आप लोगों का भी जिनका एक एग्ज़ाम हो एक बहुत अच्छे से हो जाए, दो है तो दोनों बहुत अच्छे से हो जाए, ठीक है। आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाए, आप लोगों के पास जो है अच्छा ऑप्शन रहे कम से कम, ठीक है। और आप लोग इसमें कमेंट कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।